जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आखिरी समय है आपके लिए। जितना भी आप प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस सेट आपके बहुत काम आने वाला है। रेगुलर हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, 3 से 4 सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट एक ही साथ कराते हैं, लगभग 50 प्रश्न लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जीके जीएस की ये स्पेशल क्लास होगी। आप यूपीपी दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपीपी, तो स्पेशली यह क्लास है ही। और किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह रामबाण क्लास होने वाले, क्योंकि आपको पता होगा कि जीके जीएस सभी पेपरों में पूछा ही जाता है। तो चलिए आज हम क्या क्या लेकर आए हैं। पहले होगा हमारा संविधान विषय, फिर होगा संविधान मतलब भारतीय राजनीति शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से, इन सभी क्वेश्चनों को लाकर हम आपको प्रोवाइड किए हैं संविधान से संबंधित। उसके बाद इतिहास से, फिर भूगोल से, और फिर जीके के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताने वाले हैं। तो चलिए, यह क्लास अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है। अब तक आप कुछ नहीं पढ़े, फिर भी आप अगर हमारे साथ रोजाना दोपहर 1 बजे में जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। यकीन मानिए, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर फिर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक देख लीजिए। पहला विषय जो होगा हमारा वह होगा संविधान। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि संविधान एक ऐसा विषय है जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न देखते हैं, लेट न करते हुए। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, 1 मिनट रुकिए। पहला प्रश्न होगा हमारा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के आधार पर भारत को कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? ए ऑप्शन यूनियन कहा जा सकता है, बी ऑप्शन फेडरेशन कहा जाता है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों कहा जा सकता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कहा जा सकता। तो चलिए कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला जो अनुच्छेद होगा उसमें राज्यों का संघ भारत को कहा गया है। राज्यों का संघ मतलब यूनियन, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, यह पहले अनुच्छेद में कहा गया है। तो संघ मतलब यूनियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये यूनियन शब्द जो है ये इंग्लिश का शब्द पूछ लिया गया। ठीक, इंग्लिश का शब्द यूनियन है, यही यही को संघ कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कम समय में अधिक प्रश्न कराएंगे, आप बने रहिएगा। कम से कम 20 मिनट का टाइम दे दीजिए, बस 20 मिनट में हम पूरी क्लास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन है? आपसे कहा जा रहा है भारत सरकार में सर्वोच्च नागरिक अधिकारी कौन है। ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या बी ऑप्शन गृह मंत्री हैं, सी ऑप्शन कैबिनेट सचिव हैं, और डी ऑप्शन राज्य सचिव हैं। तो चलिए बताइएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री देखते ही टिक कर देंगे। जी नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें जो होगा उत्तर हमारा सी हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। सबसे बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी जो है वह हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ठीक है, भारत के मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट सचिव होते हैं उन्हीं को यह कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न शायद आप पढ़े हों, हमें तो बहुत कम लग रहा है कि आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ रहे होंगे। ठीक है, आप हिंदी की मैराथन क्लासेस चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हम एक ही क्लास में 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं हिंदी की। आप जब कमेंट करके बता देंगे जिस दिन चाहिए उस दिन हम आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इसे किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो चलिए, ए ऑप्शन समता का अधिकार, बी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ देते हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इसे किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया? तो चलिए कमेंट करके बताइएगा। तो उत्तर हो जाएगा समता के आधार पर। ठीक है, समता के अधिकार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समता के अधिकार, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें पूछा गया जा रहा है भारत आपसे कि भारत में वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जिससे आप किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, यह पूछा जा रहा है। तो चलिए, अनुच्छेद 27 में होगा या 28 में होगा या 29 में होगा या 30 में होगा। चलिए, कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा आप अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, मतलब स्कूल, विद्यालय, कॉलेज ये सभी खोल सकते हैं। तो चलिए बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30 में यह वर्णित किया गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके उसको संचालित कर सकता है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह मत समझिएगा कि हम आपको बोल रहे हैं जो पहली बार आए वही सब्सक्राइब करें। आप दूसरी तीसरी बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अगर क्लास अच्छी लग रही है, रोजाना हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, तब भी सब्सक्राइब करके जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को। बेल आइकन को ऑन करिएगा तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एसएससी, एमटीएस, जो भी होगी परीक्षा, सभी की निःशुल्क तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट बैच हम लॉन्च किए हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए माफी चाहते हैं, प्रश्न होगा कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? आपसे कहा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते, 32 के अंतर्गत, यहाँ से 32 पूछा गया। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चले, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो वह हो जाएगा मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 में ही मौलिक अधिकार होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? ए ऑप्शन धार्मिक, बी ऑप्शन भाषाई, सी ऑप्शन ए और बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आपसे कहा जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 49 हो जाएगा, क्या अनुच्छेद 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 50 है कि अनुच्छेद 48 है? चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, जितनी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे उतनी जल्दी क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए जल्दी से। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत यह कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित कौन सा? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? आपसे कहा जा रहा है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? वर्ष 1976 में किया था कि वर्ष 1977 में किया था कि वर्ष 1978 में कि वर्ष 1980 में? चलिए बताइए कौन सा वर्ष था जिसमें यह पारित किया गया अधिनियम। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? तो वर्ष 1976 में। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषेध किया गया है?
बाल श्रम मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को। ठीक है, चलिए क्या अनुच्छेद 23 में है, क्या अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 28 में है, अनुच्छेद 26 में है, कौन सा हो जाएगा? चलिए कमेंट करके जरूर उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए आपसे कहा जा रहा है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध किया गया है? चलिए तो अनुच्छेद 24 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगला सब्जेक्ट चालू करते हैं, वह होगा हमारा भूगोल का। जी हाँ दोस्तों, अब हम भूगोल आपको कराने वाले हैं। भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराएंगे, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा आपको और किस टॉपिक पर मैराथन चाहिए। मैराथन क्लासेस की पूरी पूरी प्लानिंग कर दी गई है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करके अपने मित्रों तक इस क्लास को पहुंचाइए और उनसे कमेंट करवाइए। जिस भी सब्जेक्ट का कमेंट अधिक से अधिक होगा उसकी मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। हिंदी की पूरी एक ही क्लास में पूरा प्रैक्टिस सेट करा देंगे, सभी टॉपिक के प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, आज बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, दोपहर 1 बजे में रोजाना हमारी क्लासेज हो रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सूर्य की संरचना, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कल नहीं होगा। ठीक है, सूर्य की संरचना का, ठीक है माफी चाहते हैं, सूर्य की संरचना का लगभग 98% भाग बना है, किससे बना है? क्या केवल हाइड्रोजन से बना है, या केवल हीलियम से बना है, या हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए कमेंट करके बताइए, सूर्य का लगभग 98% भाग किससे बना है? तो कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट 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 कमेंट। तो उत्तर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य का लगभग 98% भाग बना हुआ है, हाइड्रोजन एवं हीलियम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न तो सिंपल है, आपको उत्तर आता होगा, तो उत्तर बताइए इसमें प्रश्न का। चलिए प्रश्न होगा, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? क्या 7 है, या 8 है, 9 है, 10 है? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो 8 परिवार हैं, आपको पता होना चाहिए, 8, बी ऑप्शन से हो जाएगा 8 परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आपसे कहा जा रहा है सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन देखिए, बुध एवं वरुण, बी ऑप्शन हो जाएगा बुध एवं अरुण, सी ऑप्शन होगा बुध एवं प्लेटो, और डी ऑप्शन होगा बुध एवं शनि। तो बुध सबसे नजदीक है, आपको पता होगा, तो चारों ऑप्शन में बुध है। अब इसमें से आपको चुनना पड़ेगा दूसरे ऑप्शन में। तो चलिए बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। सबसे निकट और दूर ग्रहों की बात की गई है आपसे, चलिए बताइए। तो सबसे निकट बुध हो जाएगा और सबसे दूर वरुण है, आपको पता होगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कच्छ किसे कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कच्छ किसे कहते हैं? ए ऑप्शन अनिश्चित वृत्ताकार पथ को, बी ऑप्शन सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ, और सी ऑप्शन सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोनों ऑप्शन एक ही हो गए, माफी चाहते हैं आपसे, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो चलिए हमारा चाहे ए बी दोनों सही, बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, तो इस प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? आपसे कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन प्राग में, बी ऑप्शन रोम में, सी ऑप्शन जिनेवा में, और डी ऑप्शन बर्लिन में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की कहाँ स्थापित है? तो आपको पता होना चाहिए, इसे शॉर्टकट में शॉर्टकट में IAU कहते हैं। ये चेक गणराज्य के प्रयाग शहर में स्थित है, प्राग शहर में, ठीक है, प्राग शहर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न को। अब हम यहाँ से देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोबारा यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो मित्रों तक शेयर करना ना भूलें अपने। इतिहास का पहला प्रश्न होगा हमारा, हमने 2 सब्जेक्ट को कवर कर लिया, अब हम आपको इतिहास कराने वाले हैं। इतिहास का पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आपसे कहा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष
97 में, 1927 में, या 1997 में, या 1998 में? तो चलिए बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1897 में। उत्तर 1897, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बनारस किस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, माफी चाहते हैं, यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिया गया। अरे यार, बहुत मिस्टेक हो गया लगता है क्या क्लास में। चलिए फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, बनारस के होगा यहाँ पर, ठीक है। माफी चाहते हैं, यहाँ पर बनारस के होगा, ठीक है। बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कई लोग होंगे जो मदन मोहन मालवीय को मारेंगे, लेकिन यह गलत हो जाए, क्योंकि उन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ए ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, जितने भी लोग सोच रहे थे उनका आंसर गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपसे कहा जा रहा है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को। दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। दोपहर 1 बजे लाइव नहीं आते, लेकिन फिर भी क्लासेज आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास उतना साधन नहीं है कि हम आपको लाइव आकर रोजाना क्लासेज करा सके। अगर आप लोग का सपोर्ट इस तरीके के बना रहेगा, आप अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे, तो बहुत जल्द ही हम आपके सामने लाइव लेकर क्लासेज आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन लियाकत अली, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइए। तो सर सैयद अहमद खान, आपको पता होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपसे कहा जा रहा है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? क्या सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, बी ऑप्शन प्रफुल्ल चाकी ने किया था, सी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान ने किया था, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? चलिए आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तुम्हारा सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार की क्लासेज आपको रेगुलर हमारे चैनल पर ही मिलेगी, क्योंकि आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो लक्ष्य तक से जोड़ना ही पड़ेगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।